कंप्रेशन मेंबर कॉलम। यदि किसी कंप्रेशन मेंबर का ओरिएंटेशन वर्टिकल हो तो उसे कॉलम कहते हैं, अन्यथा स्ट्रट। बूम। कंप्रेशन मेंबर इन क्रेन इज कॉल्ड बूम। टेंचिया आर पोस्ट। स्टील कॉलम को टेंचिया आर पोस्ट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। फर्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ स्टील, टाइट कॉलम, स्प्लिट और हेलिकल कॉलम। थर्ड है कंपोजिट कॉलम। बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लोडिंग, कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम, एक्सियल लोडेड कॉलम, एक्सियल लोड आर विथ अनएक्सियल मोमेंट। फोर्थ है एक्सियल लोड विथ बाई एक्सियल मोमेंट। थर्ड है बेस्ड ऑन सिलेंड्रिकल रेशियो, लेमडा इक्वल टू सिलेंड्रिकल रेशियो लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन लेटरल डायमेंशन। एल एक्स इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन डी और एल वाई लेमडा एक्स इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन डी और लेमडा वाई इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन बी। लेमडा मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन और एल इफेक्टिव अपॉन बी यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इफ़ लेमडा का मान लेस देन आर इक्वल टू 3 देन कॉलम इज पेडेस्ट्रियल कॉलम एंड जब लेमडा का मान 3 और 12 के बीच होगा तो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। यदि लेमडा का मान 12 से लेकर 60 के बीच होगा तो लॉन्ग कॉलम या सेंट्रल कॉलम कहलाएगा। कॉलम की हम बात करें तो मिनिमम स्टील 0.15% होता है और मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है बार के बीच उसमें 300 mm लिया जाता है। और मेन रेनफोर्समेंट ये इसको देख लीजिए क्या है। आगे देखते हैं इफेक्टिव लेंथ। वह लेंथ जो बेंडिंग में प्रभावी से कार्य करती है इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। एल इफेक्टिव 0 बेंडिंग मोमेंट वाले पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ फ्लैक्जर्स के बीच की जो दूरी होती है वह एल इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। एल इफेक्टिव इक्वल टू के इंटू एल, जहाँ पर के इफेक्टिव लेंथ रेशियो होता है और एल अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगा। इंड कंडीशन दिया गया है और पोजीशन या ट्रांसलेटिव मोमेंट्स और रिलेशन और डायरेक्शन मोशन की हम बात करेंगे। तो एक इंड फ्री और दूसरा फिक्स्ड होगा तो पोजीशन रिस्ट्रेंड होगी और रोटेशन रिस्ट्रेंड होगा। वन फ्री और वन हिंज होगा तब रिस्ट्रेंड और फ्री होगा। रोलर वन फ्री और दूसरा रोलर होगा तो फ्री और रिस्ट्रेंड होगा। आइए पोजीशन की हम बात करते हैं थ्योरेटिकल और इसका हम रिकमेंडेशन जो आईएस कोड के अनुसार है उसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, जब पोजीशन दोनों तरफ से फिक्स होगी तो उस केस में 0.65 एल लेमडा का वैल्यू लिया जाएगा। एल इफेक्टिव लिया जाएगा और यदि एक इंड फिक्स होगा और दूसरा इंड हिंज होगा तो उस केस में 0.8 एल इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। दोनों जब हिंज होंगे तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ एल के बराबर लिया जाएगा और जब एक रोलर और एक फिक्स्ड होगा तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ 1.2 एल लिया जाएगा। एक रोलर और दूसरा फिक्स्ड होगा पार्शियली तो उस केस में 1.5 एल लिया जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की पार्शियली फर्स्ट वाले में 1.2 एल रहेगा या पार्शियली
रोलर में 1.5 L रहेगा। इसको थोड़ा आप कंफर्म करिएगा और देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फिर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है कि एल इफेक्टिव कितना होगा यदि एक इंड हिंज होगा और दूसरा रोलर होगा। तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ का मान 2 × L लिया जाएगा। यदि एक इंड फिक्स हो और दूसरा फ्री हो तो उस केस में भी एल इफेक्टिव का मान 2.0 L लिया जाता है। आइए कोडल प्रोविजन की यदि हम देखते हैं कॉलम की, तो मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ पहला केस में लिटरली रिस्ट्रेंड एट इंड्स, तो L अनसपोर्टेड नॉट ग्रेटर देन 60 × B होगा। और सेकेंड केस में लिटरली नो रिस्ट्रेंड एट इंड, L अनसपोर्टेड नॉट ग्रेटर देन 100 B² लिया जाएगा। मिनिमम इसेंट्रिसिटी की हम बात करें तो फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन Ex मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ L/500 प्लस D/30 या फिर 20 mm, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम Ex मिनिमम का मान ले लेंगे। Ey मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ L/500 प्लस B/30 और 20 mm में से जो भी मैक्सिमम होगा वह Ey मिनिमम का मान होगा। फॉर नॉन रेक्टेंगुलर और नॉन सर्कुलर सेक्शन के लिए ई मिनिमम का मान मैक्सिमम ऑफ L इफेक्टिव अपॉन 300 और 20 mm में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम लेंगे। काज ऑफ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, पहला है कंस्ट्रक्शनल इफेक्ट डिफेक्ट, सेकंड है वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ लाइव लोड एंड थर्ड है मटेरियल इम्परफेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की यदि हम बात करें तो AST मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रास एरिया एंड AST मैक्सिमम 6% ऑफ एवरेज एरिया ऑफ ग्रास अकॉर्डिंग ऑफ लैपिंग 4%, इन केस ऑफ लैपिंग 4%। और मिनिमम नंबर ऑफ बार्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन के लिए 4 लेंगे और सर्कुलर के लिए 6 नंबर्स ऑफ बार लेते हैं। डाया ऑफ बार की हम बात करें तो मिनिमम डाया 12 mm कंसीडर किया जाता है। स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग की हम बात करें तो पेरिफी नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम स्पेसिंग एलॉन्ग पेरिफाई नॉट ग्रेटर देन 300 mm। फॉर पेडेस्ट्रियल मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.15% ऑफ एरिया ऑफ ग्रास और मिनिमम नॉमिनल कवर 40 MRD विच यूर इज मैक्सिमम। बट यदि बार डाया 12 mm हो एंड लेटरल डायमेंशन लेस देन 200 mm हो तो मिनिमम नॉमिनल कवर 25 mm लिया जाएगा। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की हम बात करें तो पहला केस है कि फॉर लेटरल टाइज के लिए मैक्सिमम मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 5 long/4 लॉन्गिट्यूडनल dia/4 इंटू मैक्स और 6 mm, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। और स्पेसिंग की बात करें तो लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 16 मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन और लीस्ट लेटरल डायमेंशन अथवा
300 mm, इसमें से जो भी होगा उसका मिनिमम हम कंसीडर करेंगे, या 48 गुना ऑफ डी लिटरल टाइज। फॉर स्पायरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट की यदि बात करें तो स्पायरल रेनफोर्समेंट किसी कॉलम की कैपेसिटी 5% तक इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे कॉलम की कंक्रीट ट्राई एक्सियल कंप्रेशन में आ जाती है। स्पायरल रेनफोर्समेंट कॉलम लिटरल टाइड कॉलम की तुलना में अधिक डक्टाइल होता है। स्पायरल रेनफोर्समेंट कॉलम को निम्न प्रोविजन में सैटिस्फाइड करना आवश्यक है। वी स्पायरल वॉल्यूम ऑफ स्पायरल रेनफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.36 FCK अपॉन FY ए ग्रास अपॉन AC -1 लिया जाता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। और जहाँ पर V0 VC इक्वल टू पाई अपॉन 4 DC का स्क्वायर इंटू 1000 हो जाएगा। Vn इक्वल टू 100 अपॉन पिच इंटू पाई DN इंटू पाई बाई 4 फाई S का स्क्वायर। और चेकिंग फॉर पिच फाई S ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डी लॉन्गिट्यूडनल का मैक्सिमम अपॉन 4 अथवा 6 mm, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा फाई S का मान लेंगे। स्पेसिंग लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 75 mm या फिर DC अपॉन 6, इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। और स्पेसिंग मिनिमम ऑफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम स्पेसिंग ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 25 mm और 3 फाई S, जो भी मैक्सिमम होगा उसको लेते हैं। अजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट्स ऑफ कोलैप्स की हम बात करें तो फ्लेक्सुरल बेंडिंग के सभी अजम्पशन कंप्रेशन में भी वैलिड हैं। फ्लेक्सुरल बेंडिंग की सभी अजम्पशन कंप्रेशन में भी वैलिड हैं, बावजूद एक जो इस प्रकार हैं। यदि कॉलम एक्सियली लोडेड है तो कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन 0.002 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 0.0035 लेते हैं। यदि कॉलम में यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल बेंडिंग है तो कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान नॉट ग्रेटर देन 0.0035 से 0.75 E होना चाहिए, जहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू कंप्रेशन स्ट्रेन इन द लीस्ट कंप्रेशन फाइबर। इसके बाद देखते हैं डिजाइन ऑफ कंसेंट्रिकली लोडेड शियर शार्ट कॉलम। डिजाइन ऑफ कंसेंट्रिकली लोडेड शार्ट कॉलम PU इक्वल टू PC प्लस PS इक्वल टू ये निकल के आएगा FCAC प्लस FSAS एट स्ट्रेन 0.002 FC इक्वल टू 0.45। यहाँ से आप देखेंगे तो PU को फार्मूला निकल के आएगा 0.45 FCK AG प्लस कोष्टक के अंदर 0.75 FY माइनस 0.45 FCK कोष्टक बंद इंटू AS। फिर उसके बाद PU इक्वल टू 1.05 कोष्टक के अंदर 0.45 FCK AG कोष्टक बंद प्लस 0.75 FY माइनस 0.45 FCK कोष्टक बंद AS कोष्टक बंद हो जाएगा। यह फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए हो जाएगा। जहाँ पर FS को हम देखें तो फॉर FE 250 के लिए 0.87 FY हो जाएगा। और
Fe 415 के लिए 0.79 FY हो जाएगा और Fe 500 के लिए 0.75 FY हो जाएगा Fs का मान। अब इसके बाद देखते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। जब लोड कॉलम के CG से पास न होकर 5% इसेंट्रिक रेंज में रहता है तो ऐसे कॉलम को एक्सियली लोडेड कॉलम कहा जाता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 0.9 इंटू कंसेंट्रिकली लोड कॉलम की कंप्रेशन कैपेसिटी से या से 10% कम। आगे देखते हैं। इसके बाद ये चैप्टर कॉलम हमारा समाप्त होता है। आपको कांग्रेचुलेशन। अब इसके बाद देखते हैं फुटिंग्स। फुटिंग की यदि हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फुटिंग देखते हैं, शैलो फुटिंग एंड डीप फुटिंग। शैलो फुटिंग का टाइप देखेंगे तो इसमें हम आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग और राफ्ट फुटिंग देखने को मिलती है। जबकि डीप फुटिंग की बात करें तो दो प्रकार की मिलनी होती है, एक पाइल फाउंडेशन और दूसरा है वेल और क्रोजन फाउंडेशन। आइए इसमें देखते हैं हम आइसोलेटेड फुटिंग। जब प्रत्येक कॉलम के लिए अलग अलग फुटिंग प्रदान की जाती है तो वह आइसोलेटेड फुटिंग कहलाती है। देखने में ऐसे लगती है, अब देख सकते हैं। कंबाइंड फुटिंग निम्न दशाओं में यूज की जाती है। जब कोई कॉलम लोड की बाउंड्री पर हो, जब दो कॉलम के बीच की दूरी बहुत कम हो, जब दो कॉलम पर अलग अलग लोड हो, तब ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग का यूज किया जाता है। इसमें फुटिंग की डायमेंशन इस प्रकार रखते हैं कि सॉइल से निकलने वाला प्रेशर एक समान रहे। एक समान प्रेशर हेतु कॉलम पर आने वाले लोड का रिजल्टेंट फुटिंग के CG से जाना होगा। स्ट्रैप फुटिंग की यदि हम बात करें तो जब कॉलम अधिक दूरी पर हो तो डिफरेंशियल सेटलमेंट के इफेक्ट को कम करने के लिए इसे प्रदान किया जाता है। राफ्ट फुटिंग की बात करें तो जब सभी आइसोलेटेड फुटिंग के एरिया का योग स्ट्रक्चर के टोटल प्लान एरिया से अधिक हो जाता है और जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है तो उस केस में हम राफ्ट फुटिंग का यूज करते हैं। अब फुटिंग के कोडल प्रोविजन की यदि हम बात करें तो मिनिमम थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग। जब फुटिंग सॉइल पर होगी तो उस केस में 150 mm लिया जाएगा और जब फुटिंग पाइल्स पर होगी तो 300 mm लिया जाएगा। इसके बाद हम नॉमिनल कवर की यदि बात करें तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 मिनिमम नॉमिनल कवर 50 mm और मैक्सिमम नॉट ग्रेटर देन 75 mm लेते हैं। मतलब कि नॉमिनल कवर 50 से 75 mm के बीच मतलब हम लेंगे। किसी PCC तथा पेडेस्टल का बेस डायमेंशन इस प्रकार होना चाहिए कि निम्न एक्सप्रेशन संतुष्ट करें। tan अल्फा लेस देन और इक्वल टू 0.9 √100 क्यू नॉट अपॉन FCK+1 होता है, जहां पर क्यू नॉट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की हम बात करें तो ACC 2 अकॉर्डिंग टू IS 1080 मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 500 mm अकॉर्डिंग टू रैंकाइन इक्वेशन मिनिमम डायमेंशन इक्वल टू क्यू अपॉन अल्फा क्यू अपॉन गामा कोष्टक के अंदर 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का होल स्क्वायर। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट। क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ द कॉलम की यदि बात करें तो
क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ द कॉलम। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयरिंग, इसमें दो केस बनता है, वन वे शेयर के लिए टी डिस्टेंस पर और टू वे शेयर के लिए d/2 डिस्टेंस पर कंसीडर करते हैं। आगे देखते हैं परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस। परमिसिबल पंचिंग शियर स्ट्रेस की बात करें तो टाउ CP = 0.25 √FCK फॉर LCM LSM एंड टाउ CP = 0.16 √FCK फॉर WSM। इसके बाद आता है डिजाइन स्टेप। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अब देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। हम इसको कर रहे हैं, बाकी इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। और उसके बाद ये आपके एग्जाम में इसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आएगा ना, आने की संभावना कुछ भी नहीं है। तो आइए इसके आगे हम क्या है उसको देखते हैं। हाँ, ये अब आ गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आरसीसी की तुलना में सेक्शन कम रहता है इसमें। कंक्रीट का यूज बेहतर क्वालिटी कंट्रोल से होता है। क्रैक्स कम रहते हैं। अधिक स्पान वाली बीम के लिए उपयुक्त होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। सुपर स्ट्रक्चर का वेट कम होने के कारण कॉलम और फुटिंग का साइज भी कम हो जाता है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो छोटे कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता, आरसीसी की तुलना में कॉस्टली होता है और स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता इसमें होती है। वायर्स में स्ट्रेस लॉस के कारण परफॉर्मेंस कम हो जाता है। प्री टेंशनिंग अकॉर्डिंग टू IS 1343। प्री टेंशनिंग का प्रावधान IS 1343 में दिया गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। मतलब इसमें स्ट्रक्चर के मोल्डिंग से पहले, ही टेंडन को कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पर्याप्त टेंशन फोर्स के साथ देते हैं। इस मेथड को लॉन्ग लाइन मेथड या हॉयर मेथड भी कहते हैं। इसका यूज मास प्रोडक्ट या मोस्ट कॉमनली यूज इसी का करते हैं। एग्जाम्पल रेलवे स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, सीवरेज पाइप ETC बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट टेंशनिंग की हम बात करें इसके बाद तो मतलब इसमें कंक्रीट मेंबर के अंदर डक्ट रख कर उसे वांछित शेप अथवा और साइज में कास्ट करने के बाद टेंडन को टेंशनिंग के बाद एंकरेज करते हैं। एंकरिंग निम्न मेथड से कर सकते हैं: फ्री साइंड मेथड, गिफोर्ड यूडियल मेथड और मेनल ब्लॉटन मेथड। और एक मेथड इसको आप देख लीजिएगा, शो नहीं हो रहा है। अजम्पशन इन एनालिसिस। प्लेन सेक्शन बेंडिंग के पहले तथा बाद में प्लेन ही रहता है। मटेरियल को लीनियरली इलास्टिक माना जाता है और टेंडन के लंबाई की दिशा में स्ट्रेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाहरी लोडिंग के कारण वायर की स्ट्रेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस फ्लेक्सुरल मेंबर। इसके 3 मेथड होते हैं। पहला है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड, दूसरा है लोड बैलेंसिंग मेथड, तीसरा है C लाइन और P लाइन मेथड। लॉस इन प्री स्ट्रेस की हम बात करें तो पहला है इसमें इमीडिएट लॉस।
इसके अंतर्गत इलास्टिक स्ट्रेनिंग ऑफ कंक्रीट, एंकरेज, स्लिप, फ्रिक्शन, ये सभी देखने को मिलता है। टाइम डिपेंडेंट श्रिंकेज, टाइम डिपेंडेंट अपॉन श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। नोट पॉइंट, पहला है कि प्री टेंशनिंग में होने वाले टोटल लॉस पोस्ट टेंशनिंग में होने वाले टोटल लॉस से हमेशा अधिक रहता है। प्री टेंशनिंग मेंबर को डिजाइन करते समय लॉस 25% ले लिया जाता है तथा पोस्ट टेंशनिंग में 20% लिया जाता है। मिनिमम ग्रेड इन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग आर M40 एंड M30 कंसीडर करते हैं। इस प्रकार हमारा यह भी चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब लास्ट का हम देखते हैं रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल की हम बात करें तो दीज आर द स्ट्रक्चरल्स यूज्ड टू रिटेन अर्थ ऑन एनी अदर मटेरियल इन वर्टिकल और नियर बाई वर्टिकल पोजीशन व्हेन देयर इज सडन चेंज इन आरियल ऑफ ग्राउंड। रिटेनिंग वॉल की यदि हम बात करें तो दीज आर द स्ट्रक्चरल्स यूज टू रिटेन अर्थ और एनी अदर मटेरियल इन वर्टिकल और नियर बाई वर्टिकल पोजीशन व्हेन देयर इज सडन चेंज इन रिटेनिंग आरियल ऑफ ग्राउंड। Disturbing force and movement are balanced by self weight of retaining wall and soil mass. Shear key is provided to prevent sliding of retaining wall. Angle of repoise, इसमें एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम और क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल which it makes with horizontal planes after it dumps loosely. टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल इसके बाद आता है, इसको हम देखते हैं। ये मेनली 3 प्रकार का होता है। एक ग्रेविटी वॉल, दूसरा है कैंटिलीवर वॉल और तीसरा है काउंटर फोर्ट वॉल। काउंटर फोर्ट वॉल की यदि हम बात करें तो वी डिजाइन टू कैंटिलीवर स्टेम एंड हिल कंटिन्यूअस और स्पेसिंग बिटवीन कंटेनर काउंटर फोर्ट h/3 to h/2 in generally 3 to 3.5 मीटर कंसीडर किया जाता है। इट इज suitable to be provided for not greater than 7 meter. Note point, if the support in transverse direction is provided on two sides, it is termed as बट्रेस वॉल। इसको आप देख लीजिएगा दोबारा। अब इसके बाद हम देखते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। स्टेम टू हिल डिजाइंड एट अ कैंटिलीवर स्टेम। इसमें क्या होता है कि स्टेम टू हिल का जो डिजाइन होता है एट ए कैंटिलीवर के रूप में करते हैं। और कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज इकोनॉमिकल अप टू 6 मीटर हाइट एंड डिस्टर्बिंग फोर्स F इक्वल टू 1/2 KA इंटू गामा SH² हम लेते हैं और डिस्टर्बिंग मोमेंट M इक्वल टू KA गामा S इंटू H³/6, जहाँ पर गामा S इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉयल और KA एक्चुअल अर्थ प्रेशर हो जाएगा और H हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। इसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन।
तो ये स्टेप्स सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन का डिजाइन का, जो कि इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना है तो आप देख भी सकते हैं। अज्यूम सबसे पहले स्टेप में अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ बी अपॉन डी रेशियो, जो कि 0.3 से 0.7 के बीच में होता है। इन हेरिकल 0.5 लिया जाता है। और फिर से स्टेप 2 में अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ डी बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया एल इफेक्टिव अपॉन 15 और एल इफेक्टिव अपॉन 10 के बीच में हम डी का मान कंसीडर करते हैं, वही दिया गया है। अप्लाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया एल इफेक्टिव अपॉन डी से हम निकालते हैं लेस देन K1 K2 K3 K4 वैल्यू लेते हैं, जहाँ पर K1 डिपेंड्स ऑन स्पान लेंथ और K2 1 और percentage of tension reinforcement is not known, and K3 1 singly deflection on percentage of compression reinforcement, K4 is equal to 1 rectangular के केस में यहाँ से B1 D एंड D कैलकुलेट करेंगे, और यदि L इफेक्टिव नहीं दिया है तो क्लियर को L इफेक्टिव की जगह प्रारंभिक कैलकुलेशन में यूज करेंगे। फिर इसके बाद स्टेप 3 में कैलकुलेट इफेक्टिव स्पान, स्टेप 4 में कैलकुलेट D1 एंड डिजाइन मोमेंट, स्टेप 5 में कैलकुलेट D फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, और फिर मोमेंट बैलेंस BMU इक्वल टू MR लिमिट, जिसका मान होता है क्यों लिमिट BD स्क्वायर से हम D का मान कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर कैलकुलेट D स्टेप 2 में माने गए D से कम होना चाहिए, तथा कैलकुलेट D को लगभग 5% बढ़ा कर लेंगे ताकि सेक्शन अंडर रेनफोर्समेंट हो जाए। स्टेप 6 में AST निकालते हैं, जिसका मान AST इक्वल टू 0.5 FCK BD अपॉन FY कोष्टक के अंदर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 BMU अपॉन FCK BD स्क्वायर लेते हैं। स्टेप 7 में AST शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट। स्टेप 8 में प्रोवाइड साइड रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड, और उसके बाद फिर अप्लाई चेक फॉर डिफ्लेक्शन। इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट होता है। और परसेंटेज ऑफ स्टील की हम बात करें तो P परसेंटेज इक्वल टू 50 KI सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें से न्यूमेरिकल कई बार पूछ लेता है, जहाँ पर KC FE 250 के लिए 0.39 और FE 415 के लिए 0.29 और FE 500 के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फर्स्ट केस में एज कास्ट लेवल डिफ्लेक्शन डेल्टा टी नॉट ग्रेटर देन स्पान अपॉन 250 आफ्टर इरेक्शन ऑफ पोजीशन लोड इज नॉट कंसीडर डेल्टा टी नॉट ग्रेटर देन स्पान अपॉन 350 आर 20 mm विच इज मिनिमम। इसके बाद देखते हैं डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर, कैंटिलीवर इक्वल टू 7 और कैंटिलीवर स्लैब इक्वल टू 12। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 और कंटिन्यूअस बीम के लिए 26, वन वे एंड टू वे स्लैब के लिए 30 एंड 35 लिया जाता है। कंटिन्यूअस स्लैब के लिए 40 कंसीडर करते हैं क्या इफेक्टिव डेप्थ। और अब इसके बाद एल इफेक्टिव अपॉन डी लेस देन K1 K2 K3 K4 वैल्यू और मॉडिफाइड फैक्टर होता है K1 डिपेंड अपॉन ऑन स्पान लेंथ,
K1 इक्वल टू 10 अपॉन स्पान इन मीटर, और फॉर ग्रेटर देन 10 मीटर स्पान द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टू बी मल्टीप्लाइंग 10 अपॉन स्पान इन मीटर एक्सेप्ट एक्सेप्शनल फॉर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। K2 जो होता है वो डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ टेंसाइल D अपॉन F परसेंटेज। टेंसाइल परसेंटेज की यदि हम बात करें तो AST प्रोवाइड अपॉन BD इंटू 100 फार्मूला से हम ज्ञात कर लेंगे, और FS इक्वल टू 0.58 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड। नोट पॉइंट, सर्विस लोड के लिए माइल्ड स्टील FYST क्या लिखा है? नोट पॉइंट, सर्विस लोड के लिए माइल्ड स्टील HYST बार की तुलना में डेप्थ रिक्वायर्ड कम रहती है। K3 डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। K3 इक्वल टू 1.4 कंसीडर करते हैं परसेंटेज। PC परसेंटेज इक्वल टू ASC अपॉन BD इंटू 100 हो जाएगा। K4 डिपेंड्स ऑन ऑफ BW अपॉन BF रेशियो। फॉर रेक्टेंगुलर K4 इक्वल टू 1, फॉर टेंशन बीम K4 लेस देन 1। लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम की हम बात करें तो फर्स्ट केस में लेटरली सपोर्टेड एट वन इंड कैंटिलीवर के केस में L अनसपोर्टेड नॉट ग्रेटर देन 25 B या फिर 100 B स्क्वायर अपॉन D विच यूर इज लेस। केस 2 में लेटरली सपोर्टेड एट बोथ इंड सिंपली सपोर्टेड बीम L unsupported not greater than 60 B or 250 B square upon D whichever is less। नोट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और सबसे लास्ट नोट पॉइंट है ये RCC का। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन बीम नॉट ग्रेटर देन 0.04 BD इज प्रोवाइड तथा मिनिमम रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 0.85 BD अपॉन FY प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन से एक निकल के आया है कि नोट पॉइंट, गहरी बीम की डिजाइन RCC में बीम बेंडिंग मोमेंट के लिए करते हैं। इसके लिए इफेक्टिव स्पान L अपॉन टोटल डेप्थ D का रेशियो सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 लिया जाता है और कंटिन्यूअस बीम के लिए 2.5 लिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा RCC पूरा कंप्लीट होता है। आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप पेशेंस बनाकर यहाँ तक वीडियो को कंटिन्यू देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।